हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने पार्ट्स में पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का फिज़िक्स का चैप्टर। ठीक है, तो आज ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है और मैंने वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है जो हर साल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा ही कम है क्योंकि नवंबर में या फिर कभी भी हमारे बोर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो जो चैप्टर सीबीएसई हमें बताएगी कि फर्स्ट टर्म में इतना आएगा तो वो हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं आज लास्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर आज ही मैंने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। ठीक है, मेरे 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ वगैरह जो है इस चैप्टर के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जॉइंट होते हैं, बट अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सेल है वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो सीरीज़ में कैसे कनेक्टेड होता है। जैसे हमने अपने उसमें देखा था कि जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखा था कि हमारे पास ये वायर है और मतलब ऐसे करके कनेक्ट करना है तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे करके वो कनेक्टेड थे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही हमारा सेल क्या होता है, सेल भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये ए और बी एक सेल है, बी और सी दूसरा सेल है। ठीक है, दो यहाँ पे ईएमएफ की ज़रूरत पड़ रही है, कंसीडर 2 सेल ऑफ ईएमएफ। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटरनल रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हमारा बनेगा ये जो बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा। दो को हम आपस में जोड़ देंगे और इक्वल रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का, तो क्या निकल के आएगा, V इक्वल्स टू A माइनस बी। ठीक है, दैट इज़ EMF 1 माइनस करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। ठीक है, करंट सेम रहेगा, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, ये हमने पढ़ा था, और करंट सेम रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अक्रॉस बी सी। यहाँ पे 2 सेल लिए थे हमने, अभी ए और बी की हमने बात कर ली, अब हम बी और सी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सेल ली थी, बी सी इक्वल्स टू बी माइनस सी, दैट इज़ EMF 2 माइनस R2। ठीक है, I इंटू R2। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी। अब हम पूरे की बात करेंगे। ठीक है, हमने ए और बी, ए से बी एक सेल की बात कर ली, बी से सी तक दूसरे सेल की बात कर ली। अब हम एक सेल की मतलब ए और सी तक जितना भी डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस 2 सेल को मिला के इक्विवेलेंट वाला, वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारी आएगी जो वैल्यू है EMF 1 प्लस EMF 2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला वहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो वी वांट, हमें ये चाहिए कि वी इक्विवेलेंट में वो कैसा दिखेगा, मतलब कि अगर हमने जो रेजिस्टेंस दो लगाए हैं, 2 EMF लगाए हैं, अगर उसकी जगह हम इक्विवेलेंट उसके बराबर का ही एक यूज़ करना चाहें तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर इक्वल्स टू उन दोनों को ऐड कर दो, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट वाला निकल आएगा। तो पोटेंशियल इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा हमारा, EMF इक्विवेलेंट माइनस R इंटू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये चीज़ हमारी जब हम इस चीज़ के लिए देखेंगे तो वो चीज़ हमारी ऐसे सॉल्व होगी और ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेविएशन और इसका जो कैसे फिगर आउट हुआ है वो चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे थे हम, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे और रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे थे, हम सेल की बात कर रहे थे कि एक सेल में कैसे हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब हम क्या करते हैं, पैरेलल देखो सीरीज़ में क्या होता है कि हम एक ही लाइन में जोड़ते हैं। ठीक है, पर पैरेलल में क्या होगा, ऐसे करके जैसे हमारा रेजिस्टेंस जुड़े होते थे वैसे ही हमारी सेल भी जुड़ी होंगी। ठीक है,
वर्क देखो, जो मटेरियल हमने सीरीज़ में यूज़ किया था वही हम इसमें भी यूज़ करेंगे। 2 एमएफ का यूज़ करेंगे और 2 इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे और हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 लिखा है, ये EMF1 और R1, EMF2 और R2। ठीक है, ये यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट क्या करता है, वेरी करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये B1 ये B2, क्योंकि इसके 2 पॉइंट से ये ऐसा हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, और करंट क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर हम पहली सेल के लिए देखें, फॉर V1 V2, इस वाली सेल के लिए देखें तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दी, वो क्या होगा, I1 माइनस आई सॉरी E1 माइनस I इंटू R1। ठीक है, अब हम दूसरा देखें तो E2 माइनस R2 हो जाएगा, जैसे हम सेकेंड सेल के लिए देखते हैं। फिर नेट करंट निकालना हो कि मतलब पूरी सेल में, पहली नहीं दूसरी नहीं, हम पूरी सेल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम दोनों की करंट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास नेट करंट निकल के आएगा। जैसे हमें पहले नेट पोटेंशियल निकालना था तो हमने दोनों की जो भी था वो उसको ऐड कर दिया था। अगर हम पूरा अब नेट करंट निकालेंगे तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमने इधर इसको ट्रांसफर, जैसे V माइनस में है तो हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन B, और ये जो माइनस में था वो हम सारा माइनस में ले गए, जो पॉजिटिव में था वो सारा पॉजिटिव में ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद E1 इंटू R2, जस्ट लाइक ये हमने ऐसे करा दी, इन दोनों का एलसीएम लिया यहाँ पे R1 R2 का, तो हमारे पास ये निकल के आया, और यहाँ पे हमने ऐसे किया तो ये आया। ठीक है, देखो एक चीज़ पड़ेगी, V इक्वल्स टू I होता है। ठीक है, अब ये चीज़ इधर जाएगी तो 1 अपॉन, तो ये I तो हुआ, वही चीज़ हमने यहाँ पे I लिख दी। ये कहाँ से मिली, हमें ओम्स लॉ से मिली थी। ठीक है, बस ऐसे ही करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि नेट करंट का कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था उसमें भी यही फार्मूला था रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे सेल के लिए भी फार्मूला सेम है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, ये वाला आई वाला, सॉरी ई वाला। ठीक है, EMF वाला, नेट EMF। ओके, तो आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में। ओके, तो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑफ लॉ के बारे में। इसके अंदर भी 2 लॉ होते हैं, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ। ठीक है, तो जंक्शन लॉ क्या होता है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब कि ये कोई हमारी जगह, यहाँ से कोई करंट पास हो रहा है, यहाँ से एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये करंट 1 2, करंट 3, करंट 4 5 6। ठीक है, तो ये जो जगह है जहाँ से ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। मतलब कि जितना करंट वो जंक्शन पे लीव करेगा, एंटरिंग द जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, लीव करने पे जंक्शन करंट पे उतना ही जंक्शन पे करंट रहेगा, मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करें, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू दी सम ऑफ लीविंग दी जंक्शन। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ charge, because when current are steady there is no accumulation of charge at any point in the wire, thus total current flow in must be equal to the current flow out। मतलब कि करंट जितना आ रहा है, जितना इन हो रहा है उतना ही करंट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई ना गेन हो रहा है करंट का, ना ही लॉस हो रहा है। तो ये कैसा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बिल्कुल बेस्ड है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मतलब कि जितना करंट हमारे पास लो, इतना करंट आ रहा है और इतना ही करंट आउट हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड दी जंक्शन लॉ। बस
नाउ हम लूप लॉ के बारे में पढ़ते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड द सेल इन द लूप इज जीरो। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, द एनर्जी कैन नॉट बी मतलब कि ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम उसको बना सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरी फॉर्म में उसका। ठीक है, एंड द एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही करके लूप में भी अप्लाई होता है। द अलजेब्रिक सम होता है, जैसे कि अभी हमने जंक्शन लॉ पढ़ा था उसी से थोड़ा रिलेट करता है लूप लॉ, बट वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लूप लॉ। अगर लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब लिखने के लिए आएगा ही, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन potential around any closed loop involving resistors and the cell in the loop is zero। ठीक है, तो इसके कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं कि कब हमारा जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब हमारा करंट पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस अ रजिस्टर इज निगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन में करंट जा रहा है और इसका में जो है तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा अक्रॉस द रजिस्टर्स निगेटिव रहेगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा कब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, कब निगेटिव रहेगा, क्योंकि हमें फार्मूला लिखने में ये चीज़ें मोस्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस के भी मिस्टेक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये था लूप लॉ और ये था जंक्शन लॉ, जो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप दोनों को आपको समझा दिया। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट कुछ भी फील ऐसा हो रहा हो कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मुझे नहीं आया है या फिर मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर नहीं, ब्रिज के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ किर्स ऑफ रूल्स। ठीक है, जो अभी हमने लॉ पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे ये भी एक एप्लीकेशन होता है। देखो ये इसका डायग्राम ऐसा होता है, कुछ इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये इसकी 4 आर्म्स होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। आर्म्स मतलब कि ऐसे करके कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं R1 R2 R3, और यहाँ पे करंट फ्लो होता है हर डिफरेंट डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक क्या लगी रहती है, सेल लगी रहती है, बैटरी सेल लगी रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज़ होता है कि डिटेक्ट करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे करके ये 4 आर्म हो गई इसकी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और जिसकी हेल्प से हमें पता हो रहा होता है कि गैल्वेनोमीटर, अगर देखो इसमें जैसे पॉइंट होता है, गैल्वेनोमीटर को हम अच्छे से समझाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर ये पॉइंट होते हैं, ऐसे निडल लगी रहती है, यहाँ पे ऐसे रहती है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा आई है वो इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा इधर मूव करती है तो मतलब आई हमारा निगेटिव में है, इधर मूव करती है हमारा आई मतलब पॉजिटिव में है, कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, राइट में हो रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो ऑफ किधर हो रहा है, किधर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें उस चीज़ के लिए डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, और इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, और इसी को हम बैलेंस्ड ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 आर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड आर्म अननोन। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, 4 रजिस्टर लगे होते हैं, एक सेटअप बनाया होता है यहाँ पे ABCD करके, और बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, व्हेन द रजिस्टर्स आर सच दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 इट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, जब इसके अंदर का जो करंट फ्लो ऑफ है वो 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर बिल्कुल हिलता ही नहीं है अपनी जगह पे। उसकी जो निडल होती है ना वो लेफ़्ट को हिलती है ना वो राइट को हिलती है, मतलब वो अपनी जगह पे स्टिक रहती है। तो इसका मतलब क्या होगी, करंट फ्लो अप नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू 0 है, बस उसी से उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस्ड बीट स्टोन। ठीक है,
नाउ हम लोग एक डेविएशन को ड्राइव कर लेते हैं इसकी कंडीशन पे बेस, ठीक है, जहाँ पे हम क्या लेंगे एल जी इक्वल्स टू ज़ीरो यूजिंग जंक्शन लॉ पढ़ा था, जितना करंट आएगा उतनी करंट लीव करेगा, ठीक है। तो L2 इक्वल्स टू L1 अकॉर्डिंग टू दैट इज कि हमने पढ़ा था करंट 1 इक्वल्स टू करंट 2 इक्वल्स टू करंट 3, आपस में सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी की प्रिंसिपल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, L2 इक्वल्स टू L1 एंड L2 इक्वल्स टू L3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लूप लॉ का यूज़ करेंगे, जो हमने लूप लॉ पढ़ा था, सॉरी जो हमने लॉ पढ़े थे अभी ऊपर, उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो ए बी और ये इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, फिर हम आधा इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे ABDA, ठीक है। उसके अगर हम उसके इसमें देखें तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आएगी R1 I, यहाँ पे -I2 प्लस ज़ीरो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो करंट है वो ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। फिर R1 R2, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ये दोनों इक्वल में रखे जा सकते हैं क्योंकि हमने जंक्शन लॉ में यही पढ़ा था, ठीक है। हमने एक दूसरे को इक्वल रख दिया इसमें। फिर सेकेंड बारी में जब हमने हाफ रेक्टेंगल लिया, हाफ रेक्टेंगल की बात किया उधर से, तो भी हमने देखा कि 4 और 3 का जो करंट है, जो रेजिस्टेंस होते हैं 1 और 2 भी इक्वल हैं, तो 4 और 3 भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने अपनी कैलकुलेशन की फ्रॉम V, तो हमें क्या मिला कि सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। बस हमें यही ड्राइव करना था। पूरी इक्वेशन से हमने किसका यूज़ किया, हमने जो अभी लॉ पढ़े थे उन सब का यूज़ किया और हमने ईजिली अच्छे से ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये जो बैलेंस्ड ब्रिज अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी जो वर्किंग है वो भी आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, कहाँ पे क्या होता है और गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था अभी, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, बस यहाँ पे एक 100 मीटर की स्केल लगी होती है बीच में, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है बट उसके बेसिस पे थोड़ी डिफरेंट है ये, ठीक है। ये तो हमारे पास मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं ऐसी लगी हुई होती है जो हमारी कनेक्टिंग का वर्क करती हैं, और ऐसे ये रेजिस्टेंस R1 R2 करके लगे होते हैं यहाँ पे। और ये जो पूरी होती है ये हमारी लेंथ है, ये 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और ये हमारा पूरा सेटअप होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये बनाने को भी आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि अपन ने अभी ये पढ़ा था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि ये बनाने को भी आ सकता है। आप बना के एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर। इसमें दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एक तो इसकी वर्किंग है, एक इसकी कंस्ट्रक्शन है, मतलब कैसे ये बना हुआ है और इसकी वर्किंग क्या है, जो बहुत ज़्यादा मेन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखने को भी आती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेचर taut and clamped between two thick metallic strip band at right angle, ठीक है। तो देखो ये मेटालिक स्ट्रिप है, 90 डिग्री की एंगल पे ये बैंड हुआ है और हमने इसको किससे बांध रखा है, एक थ्रेड से, और बीच में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया हमने, कनेक्टिंग वायर बोल दिया, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द मेटालिक स्ट्रिप हैव 2 गैप्स अक्रॉस विच रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड, ठीक है। अभी ने मेटालिक स्ट्रिप के बीच में 2 गैप हैं जिसमें रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, सेटअप कनेक्ट कर दिया। द एंड पॉइंट वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू द सेल थ्रू अ की, ठीक है। तो जिसका एंड वायर है, मतलब एंड पार्ट है, वो हमने किससे कनेक्ट किया है, एक सेल से कनेक्ट किया है। किसकी हेल्प से, की हेल्प से कनेक्ट किया है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा सेटअप में, ठीक है। तो द एंड पॉइंट, ठीक है, 1 एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द 2 गैप्स। देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे ये मेटालिक स्ट्रिप है, एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, एक ही गैल्वेनोमीटर लगता है यहाँ से लगा हुआ है, और एक नीचे की एंड पे लगा हुआ है बीच में, जैसे ये डी पोर्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। द अदर एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी। जॉकी मतलब कि जॉकी एक ऐसी चीज़ होती है
जैसे ये है, रुक जाइए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको क्लीन अप कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, तो जॉकी ऐसी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका पॉइंट अप करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर हम यहाँ तक पॉइंट अप करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमें बार बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसी वर्किंग को हम क्या बोल देते हैं, जॉकी बोल देते हैं, उसको हम जॉकी बोलते हैं, जो यहाँ मेरे दूसरे एंड पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर the jockey is essential a metallic rod whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electric connection, ठीक है। अब इसका ये जो जॉकी का जो एंड होता है वो एक बिल्कुल नाइफ एज की तरह किसके पे लगा होता है, कनेक्टेड होता है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिक कनेक्शन बन सके, ठीक है। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे ये बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। एक जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, मेटालिक स्ट्रिप है, रेजिस्टेंस है, सेल है, की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्या बना हुआ है, मीटर ब्रिज बना हुआ है। नाउ हम वर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है। अब वर्किंग पढ़ने की बारी है कि ये कैसे वर्क करता है। इन द फिगर द आर्म ए बी, बी सी, डी ए, सी डी, देखो ओके, ए बी सी डी एंड बी ए, ठीक है। ये इन आर्म्स की मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, विद रेजिस्टेंस आर एस, और ये सारे रेजिस्टेंस हमारे गिवन है, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किए। देखो यहाँ पे जॉकी लगा है, तो मैंने बताया था कि जॉकी रेजिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, एक पॉइंट अप कर दिया जाता है तो वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जॉकी लगा है, तो ये पहला रेजिस्टेंस है जिसको हमने एल बोल दिया। दूसरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है तो 100 माइनस एल बोल दिया। 100 क्यों बोला, क्योंकि ये जो मीटर स्केल जो लगी होती है यहाँ पे वो कितनी सेंटीमीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो ये सारे रेजिस्टेंस हमारे। इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर ऑफ द वायर फॉर्म अ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इफ द जॉकी इज मूव्ड अलॉन्ग विद द वायर देन देयर विल बी वन पोजिशन वेयर द गैल्वेनोमीटर विल बी शो नो करंट, ठीक है। देखो अगर जॉकी के साथ ही हमने इसका मूवमेंट कराया, ठीक है, ये जॉकी है, यहाँ पे ये प्लेस जहाँ पे डी है, यहाँ पे जॉकी लगाएगा, हम इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर को भी मूव कराएंगे तो एक जगह एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या शो करेगा गैल्वेनोमीटर कि उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्या होगा, गैल्वेनो इक्वल्स टू ज़ीरो, गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू ज़ीरो विच शो दैट करंट इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है, अगर हम उसको जॉकी के साथ मूव कराते हैं, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ऑफ द जॉकी फ्रॉम द एंड ए, ठीक है, ये हमारा जॉकी लगा था बीच में और ए से लेके उसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, आई इक्वल्स टू R2, ठीक है। द फोर्थ रेजिस्टेंस फॉर्मिंग द ब्रिज विल बी RS, ये सारे रेजिस्टेंस हैं हमारे। फिर ठीक है, उसके बेसिस पे हमने देखो रेजिस्टेंस पढ़ा था, आर रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन ए, एरिया, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और हमने जंक्शन लॉ से जाना, अभी जब हमने व्हीट स्टोन बैलेंस्ड ब्रिज वाला पढ़ा था तो हमने उससे एक कंडीशन निकाली थी, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, ये निकाली थी कंडीशन। उस कंडीशन को पुट करेंगे, फिर हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो उस चीज़ को लगा देंगे, हमने यहाँ पे फार्मूला जो पढ़ा था उसको लगा देंगे। फिर देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा फार्मूला बचा है वो ये रहा और हमने फार्मूला अच्छे से लिख दिया। दैट इज़ एस इक्वल्स टू R1 100 माइनस L अपॉन रो। This is called the working of the meter bridge. I hope I made myself clear to all of you. और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह गया हो या फिर कुछ भी रह गया हो, कोई पॉइंट ऐसे छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगे तो मैं वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।